राजस्थान की अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद रोजाना सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो वायरल हो रहा है। अब एक नए वीडियो में नसरुल्ला के रिश्तेदार और परिजन अंजू को गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं। अंजू ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में फातिमा बनकर नसरुल्ला से निकाह कर लिया था। नए वीडियो में अंजू और नसरुल्ला खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें परिजन और रिश्तेदार तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अंजू खुद अभी तक शादी से इनकार करती रही है। उसका दावा है कि वो जल्द भारत लौटेगी, लेकिन नए वीडियो ने एक बार फिर अंजू को सुर्खियों में ला दिया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि शायद ही वो अब हिंदुस्तान लौटे। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंजू बार बार झूठ क्यों बोल रही है। वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है। मतलब फॉरेन पॉलिसी इशू तो नहीं है, तो इसमें मैं क्या कुछ कह नहीं पाऊंगा। अगर कोई कॉन्सुलर मुद्दा है या कॉन्सुलर के कोई संबंधी उसके बारे में कुछ इशू है, तो उसके उसी प्रकार की प्रक्रिया की जाएगी, उसी तरह से कोई प्रोसीजर्स हैं उस की जाएंगी। पर अभी ये निजी मामला है, ये कोई फॉरेन। इससे 2 दिन पहले अंजू और नसरुल्ला अपने साथियों संग खाना खाते हुए एक वीडियो में दिखाई दिए थे, जबकि आमतौर पर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में महिलाओं को पुरुषों के साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं होती। उस इलाके में एक महिला इस तरीके से खुलेआम पुरुषों के साथ खाना तक नहीं खा सकती। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि अंजू के मामले में विशेष छूट दी जा रही है। बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान जाने वाली अंजू मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी और फिलहाल राजस्थान के अलवर में रह रहे अरविंद से करीब 17 साल पहले अंजू की शादी हुई थी। इन दोनों के एक 15 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस 2 दिन के समागम का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभारंभ की 3री वर्षगांठ के मौके पर हुआ। पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। इस दौरान पीएम ने कार्यक्रम में शिक्षकों और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर के बुद्धिजीवों, शिक्षकों और अध्यापकों ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। और जहां साहस होता है, वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। आगे पीएम मोदी ने आने वाले 25 सालों को लेकर शिक्षा नीति के बारे में बताया और कहा कि हमें ऊर्जा से भरे एक युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं, तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। पीएम मोदी ने बताया कि मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन हमारे यहां इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक को बराबर की अहमियत दी गई है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की गई है। ये कालखंड उन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 28 जुलाई को तमिलनाडु के मदुरै में बीजेपी की 6 महीने लंबी पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग का शुभारंभ किया। रामेश्वरम से शुरू होने वाली 168 दिन की पदयात्रा का लक्ष्य राज्य भर की सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना है। 6 महीने तक चलने वाली ये पदयात्रा लोकसभा चुनाव से पहले 11 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। अन्नामलाई जी एन मन एन मक्कल यात्रा लेकर तमिलनाडु भर में पैदल चलने के लिए निकल रहे हैं। मित्रों, ये एन मन एन मक्कल यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। एन मन एन मक्कल यात्रा महान तमिल भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिल संस्कृति को कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर सोमनाथ तक पहुंचाने की यात्रा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखी पुस्तक यादें कभी मरती नहीं का विमोचन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे छात्रों और उनके स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में अवसर खुले हैं। किताब के विमोचन के बाद अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस और विवेकानंद स्मारक का दौरा किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विज्ञान के द्वार हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, इनके स्टार्टअप के लिए, युवाओं के लिए खुले हैं और मुझे भरोसा है कि जो स्वप्न अंतरिक्ष साइंस के लिए अब्दुल कलाम जी ने देखा था, मोदी जी के ये इनोवेशन के लिए, मोदी जी की नई शुरुआतों के कारण वो स्वप्न जरूर सिद्ध होगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने 29 जुलाई को अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और 1 सह राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, 13 राष्ट्रीय सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष का नाम शामिल है। बता दें कि बीजेपी की नई टीम में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और वर्तमान विधायक रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे और लता उसेंडी, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, झारखंड से रघुवर दास, मध्य प्रदेश से सौदान सिंह, उत्तर प्रदेश से सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद रेखा वर्मा, एमएलसी तारिक मंसूर, ओडिशा से बैजयंत पांडा, तेलंगाना से डीके अरोड़ा, नागालैंड से एम चौबा एओ और केरल से अब्दुल्ला कुट्टी के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। बीते 3 मई से कहीं आग लगाई जा रही है तो कहीं गोलियां बरसाई जा रही हैं। इसको लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है और विपक्ष भी लगातार सरकार के खिलाफ लामबद्ध है। इस बीच 29 जुलाई को विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा करने निकला है। ये सांसद हिंसाग्रस्त क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा करेंगे और जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। मणिपुर में एक एलओसी जैसा वातावरण बना हुआ है, जहां पर समाज के दोनों वर्गों के पास हथियार हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए हैं। जिस समय मणिपुर के युवाओं को कॉलेज में शिक्षा लेनी चाहिए, उस समय वो अपने हाथों में AK-47 लेकर अपने परिवारों की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं। हमारी तरफ से इतना ही नहीं, कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी भरे स्वर में कहा कि वे उनके दौरे में रुकावट पैदा ना करे तो ही उनके लिए अच्छा होगा।
हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ की सरकार जितने हम इजाज़त देंगे जाने के लिए, रुकावट ना पैदा करे तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं, स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दलों को मणिपुर जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में यही तय हुआ था कि आप चर्चा कराइए। हमने चर्चा के लिए तैयारी के हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने बता दिया, गृह मंत्री जी ने बता दिया, फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं। अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, उसमें भी चर्चा होगी, लेकिन राजनीति ऐसे मसले पे उनको नहीं करनी चाहिए। तो उधर मणिपुर की राज्यपाल ने चूराचांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से शांति बहाल करने की अपील भी की। जो भय है, डर है, उसको निकाले और पूरी तरह से आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चों का, आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, यहाँ शांति हो। यही मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ, आपकी बीच में आपकी संवेदना, आपके सुख दुख में, आपके बीच आपके दर्द को बांटने आई हूँ। बता दें, मणिपुर में 3 मई से जातीय हिंसा भड़की थी, जो कि अभी तक जारी है। इस दौरान करीब 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में लोग अपना घर छोड़ पलायन कर चुके हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें कर रही हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.